हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, डिसऑर्डर्स ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से वर्टाइगो होता है उनको डिवाइड किया गया है, एक तो पेरिफेरल और दूसरा सेंट्रल के अंदर। ठीक है, तो पेरिफेरल जो है वो इन्वॉल्व करता है वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन्स को, और उनके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनको, जैसे कि वेस्टिबुलर नर्व हो गई, ये भी इसमें पेरिफेरल में इन्वॉल्व होगी। इसमें जो कॉज है वो इंटरनल एयर में या फिर हमारी जो 8th नर्व होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, उसमें लाया करेगा। ठीक है, डिजीज़ जो है इसमें लाया करेगी, और ये तकरीबन 85% जो केसेस होते हैं वर्टाइगो के वो पेरिफेरल नर्व की लीजन की वजह से होते हैं। सेंट्रल जो वेस्टिबुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उसमें आता है एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको इन्वॉल्व करेगा आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व इन द ब्रेन स्टेम। जैसे ही हमारी वेस्टिबुलर नर्व ब्रेन स्टेम में एंटर करती है, और इसके अलावा इसमें वेस्टिबुलो ओक्यूलर, वेस्टिबुलो स्पाइनल और बाकी जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पाथवे हैं वो इन्वॉल्व होंगे सेंट्रल में, जबकि पेरिफेरल में 8th नर्व, वेस्टिबुलर नर्व जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, और वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन। टेबल जो है 7.1, इसमें कॉमन कॉजेज़ हैं वर्टाइगो के पेरिफेरल और सेंट्रल ओरिजिन के। इस टेबल में देखिए वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पे पेरिफेरल हैं और यहाँ पे सेंट्रल। पेरिफेरल में जो है एंड ऑर्गन्स की वेस्टिबुल लीजन ऑफ द एंड ऑर्गन वेस्टिबुलर नर्व, सेंट्रल में आ जाती हैं लीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड सेंट्रल कनेक्शंस। तो पेरिफेरल में आपने याद रखना है मेनियर्स डिजीज़ आती है, दूसरा डिसऑर्डर है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, लेबिरिंथाइटिस, वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स, हेड ट्रॉमा, पेरिलिम्फ फिस्टुला, साइफिलिस और एकॉस्टिक न्यूरोमा। जबकि सेंट्रल जो लीजन्स है उसमें आता है हमारे पास वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम, बेसिलर माइग्रेन, सेरिबेलर डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड फोर्थ वेंट्रिकल, एपिलेप्सी, सर्वाइकल वर्टाइगो। तो सबसे पहले जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। उसमें नंबर 1 है मेनियर्स डिजीज़, इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें पेशेंट को जो है वर्टाइगो होगा, इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होगा, टिनाइटस, और प्रेशर की सेंस होगी, उसके इन ईयर को इन्वॉल्व करेगी प्रेशर सेंस। ठीक है, सेंस ऑफ प्रेशर। वर्टाइगो जो है इसमें आपने याद रखना है कि सडन ऑनसेट का होता है मेनियर डिजीज़ में, जो कि लास्ट करता है फ्यू मिनट से लेके 24 घंटों तक या उससे भी ज़्यादा, और ये डिजीज़ जो है डिटेल में पेज नंबर 119 पे डिस्कस्ड है। अगला जो पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है वो है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसको हम BPPV कहते हैं। बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो में क्या होगा कि पेशेंट को वर्टाइगो होता है जब उसका जो हेड है वो किसी सर्टेन क्रिटिकल पोजीशन में प्लेस्ड होगा। जैसे जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ओवर हेड शेल्फ, अगर उसके ऊपर कोई शेल्फ है वहाँ से पिक करने की कोशिश करे, इस तरह की स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं जिनमें इसको वर्टाइगो होगा। इसमें याद रखिएगा कोई भी हियरिंग लॉस या कोई और न्यूरोलॉजिक सिम्टम नहीं होगा। पोजिशनल टेस्टिंग जो है इस्टेब्लिश करती है इसमें डायग्नोसिस, और वो हमें हेल्प करेगी कि हम डिफ्रेंशिएट करें पोजिशनल वर्टाइगो को सेंट्रल ओरिजिन के साथ। ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस पढ़ा था, एक सेंट्रल होता है दूसरा पोजिशनल, तो इससे जो है हम पोजिशनल टेस्टिंग के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिजीज़ जो ये कॉज होती है बाय द डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल। आपने याद रखना है इसमें पोस्टीरियर वाला जो सेमी सर्कुलर कनाल है उसका डिसऑर्डर होगा। ठीक है, और दो मैनी जो पेशेंट्स हैं उनको हेड ट्रॉमा की या फिर एयर इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री होती है। ये डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है कि इसमें क्या होता है कि ऑटोकॉनियल डेब्रिस होती है, ठीक है, जो कंसिस्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो रिलीज़ हो जाती है हमारे डीजेनरेटिंग मैक्यूला से। ठीक है, मैक्यूला से वो डेब्रिस रिलीज़ होगी। आर्टिकल देखें, फिगर में दिखाया गया आर्टिकल है, उसके जो मैक्यूला है उससे रिलीज़ होगी और फिर वो फ्रीली फ्लोट कर रही होती है एंडोलिम्फ के अंदर। जब वो कुप्यूला में जो है जाके सेटल हो जाएगी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल के, उसके कुप्यूला में जब वो क्रिटिकल हेड पोजीशन में सेट होती है तो पेशेंट को जो है ये वर्टाइगो करवाएगी। ठीक है, कुप्यूला की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और वर्टाइगो होगा। तो वर्टाइगो इसमें फटीगेबल होता है ऑन अज्यूमिंग द सेम पोजीशन रिपीटेडली ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ द ऑटोकोनिया, बट कैन बी इंड्यूस्ड अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। यानी इसमें क्योंकि ऑटोकोनिया डिस्पर्स हो जाता है तो इसीलिए बार बार सेम ही पोजीशन में अगर पेशेंट रहेगा तो उसका वर्टाइगो फटीग भी कर जाएगा, क्योंकि उसमें ऑटोकोनिया का डिस्पर्सल हो रहा है, लेकिन ये दोबारा भी इंड्यूस करवाया जा सकता है पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद। दस जो टिपिकल हिस्ट्री है और हॉल पाइक जो मैन्योवर है, इसी से हम इसकी डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसको एप्लीज मैन्योवर के थ्रू ट्रीट किया जाता है। एप्लीज मैन्योवर हम परफॉर्म करेंगे। इस मैन्योवर की प्रिंसिपल है कि ऑटोकोनियल जो डेब्रिस होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, उसको वापस जो है आर्टिकल की तरफ रीपोजिशन करना होता है। तो डॉक्टर जो है इसमें क्या होगा कि
इसमें देखिए फिगर में दिखाया गया है एप्लीस मैन्योवर परफॉर्म किया जा रहा है। डॉक्टर जो है पेशेंट के बिल्कुल बिहाइंड खड़ा होगा और असिस्टेंट जो है साइड पे खड़ा होगा। पेशेंट को जो है हमने बिठाना है टेबल पे, तो उसको जो है उसके बाद लेटाना होगा, ठीक है। हिज हेड बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल एज इज़ डन इन द डिक्स हॉलपाइक मैन्योवर में जिस तरह हमने किया था। एज ऑफ द टेबल से जो इसका हेड लोअर होना चाहिए। अब इसका जो फेस है वो हमने अफेक्टेड साइड पे 45 डिग्री जितना टर्न करना होगा पेशेंट का। सबसे पहले ये मैन्योवर जो है 5 पोजीशंस को कंसिस्ट करता है, ठीक है। इस फिगर में भी देखिए तो सबसे पहले पोजीशन 1 होती है, जब हेड को 45 डिग्री पे टर्न किया जाता है तो पेशेंट जो है उसको फिर हमने लाई डाउन करवाना होगा हेड हैंगिंग पोजीशन में, जिस तरह डिक्स हॉलपाइक मैन्योवर में किया था, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया। तो अब इस पोजीशन में क्या होगा कि पेशेंट को वर्टाइगो होगा और निस्टैग्मस। वेट करना है जब तक कि वर्टाइगो और निस्टैग्मस सबसाइड नहीं कर जाते। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्ली मैन्योवर किया जा रहा है बिनाइन पैरोसिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो के लिए ऑफ द पोस्टीरियर कनाल, जिसमें हमें पोजीशन पेशेंट के शोन है और कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पोजीशन ऑफ द ऑटो डेब्रिस के साथ इन द पोस्टीरियर कनाल। ए फिगर में यहाँ पे पेशेंट जो है वो फॉरवर्ड फेस कर रहा है और बी फिगर में ये लाई डाउन कर रहा है डिक्स हॉलपाइक पोजीशन में विद द हेड हैंगिंग एंड टर्न 45 डिग्री टू द राइट, ठीक है, राइट की तरफ 45 डिग्री अफेक्टेड साइड की तरफ उसने टर्न किया है। सी फिगर में जो है उसने हेड लेफ्ट डिक्स हॉलपाइक पोजीशन में रखा हुआ है विद द अफेक्टेड ईयर अप। देखिए इस ये वाला अफेक्टेड ईयर अप है। और यहाँ पे जो डी फिगर है इसमें हेड और बॉडी दोनों को उसने टर्न किया है अनटिल के अनअफेक्टेड साइड सो दैट द फेस इज टर्न टू द ग्राउंड, ठीक है। फेस जो है इसमें ग्राउंड की तरफ है। और यहाँ पे लास्ट फिगर है इसमें पेशेंट को बिठाया गया है जिसमें उसका हेड जो है वो 20 डिग्री फॉरवर्ड बेंट है। तो अभी हमने बात की पोजीशन नंबर 1 की, जिसमें 45 डिग्री पे हेड टर्न किया है और हेड हैंगिंग पोजीशन में। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को वर्टाइगो होगा और निस्टैग्मस होगा। यहाँ पे अब हमने वेट करना है जब तक कि उसका वर्टाइगो और निस्टैग्मस सबसाइड नहीं कर जाता। फिर होती है पोजीशन नंबर 2, जिसमें हेड जो है अब हमने टर्न करना है कि अफेक्टेड वाला एयर जो है वो ऊपर की तरफ जो है फेस करे 90 डिग्री की रोटेशन पे, ठीक है। देन होती है पोजीशन नंबर 3, जिसमें होल बॉडी और हेड दोनों जो है रोटेट किए जाते हैं अवे फ्रॉम द अफेक्टेड एयर टू द लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन इन अ 90 डिग्री रोटेशन फेस डाउन पोजीशन, ठीक है। फेस डाउन पोजीशन 90 डिग्री रोटेशन हो गई है। और फिर होती है 4th पोजीशन, जिसमें पेशेंट को जो है हमने दोबारा से बैठने वाली पोजीशन पे ले आना है और उसका हेड जो है अनअफेक्टेड साइड पे ले आएंगे, टर्न करवाएंगे बाय 45 डिग्री। पोजीशन 4 होती है वो। और फिर जो है पोजीशन 5 होती है, जिसमें अब हेड जो है वो फॉरवर्ड टर्न किया जाएगा और चिन को 20 डिग्री डाउन ले आएंगे, जो यहाँ इस ई फिगर में शो है, ठीक है। ये 5 जो है इस मैन्योवर की पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो है बिनाइन पैरोसिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो का एक ट्रीटमेंट है, जिसमें आखिर में फिर डेब्रिस जो है वो डिपॉजिट हो जाती है आर्टिकल के अंदर और पेशेंट जो है वो रिलीफ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये सारे जो है 5 पोजीशंस जो परफॉर्म की जाएंगी, इसको हम कह रहे हैं एप्लीस मैन्योवर। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो है ना पॉज होना चाहिए हर एक पोजीशन में जो परफॉर्म की जा रही थी, टिल देयर इज़ नो निस्टैग्मस और देयर इज़ स्लोइंग ऑफ द निस्टैग्मस बिफोर चेंजिंग टू द नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन पर आने से पहले थोड़ा सा पॉज होना चाहिए। अब आफ्टर द मैन्योवर इज़ कंप्लीट द पेशेंट शुड मेंटेन एन अपराइट पोस्चर फॉर 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स तक उसको एक अपराइट पोस्चर मेंटेन रखना होगा जब मैन्योवर कंप्लीट करने के बाद। 80% ऑफ द पेशेंट जो है वो इसी सिंगल मैन्योवर से ही क्योर हो जाते हैं। अगर पेशेंट फिर भी सिम्टोमेटिक रह रहा है तो फिर हमने ये दोबारा मैन्योवर रिपीट करना होगा। बोन वाइब्रेटर भी प्लेस किया जाता है मैस्टोइड बोन पे, ताकि वो डेब्रिस को लूजन करने में मदद करता है, बोन वाइब्रेटर। थर्ड होता है कंडीशन जो हमारे पास पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में आती है, वो है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। अब ये क्या कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो सीवियर किस्म का वर्टाइगो होगा सडन ऑनसेट के साथ, याद रखिएगा, और इसमें कोई भी लेकिन कॉक्लियर सिम्टम नहीं होगा। तो इसके अटैक जो है वो लास्ट कर सकते हैं 2 से लेकर 3 हफ्तों तक, फ्यू डेज़ से लेकर 2-3 हफ्तों तक लास्ट करेंगे। और ये थॉट हुआ है कि इसमें वायरस होता है जो हमारे वेस्टिबुलर गैंग्लियन को जाके अटैक करता है। अब इसकी अटैक की जो मैनेजमेंट होती है एक्यूट अटैक की, वो बिल्कुल वैसी है जिस तरह हम मेनियर डिजीज़ में करेंगे, और ये डिज़ीज़ वैसे सेल्फ लिमिटिंग ही होती है। फोर्थ है पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर का 4th टाइप है लेबिरिंथाइटिस। ये डिटेल में वैसे 96 पेज पे डिस्कस्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड लेबिरिंथाइटिस होता है, याद देखिएगा, ये अनसेफ जो टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें जो है ये देखा गया है सर्कमस्क्राइब्ड लेबिरिंथाइटिस। और इसमें जो है फिस्टुला टेस्ट भी हमें पॉजिटिव मिलता है। दूसरा होता है सीरियस लेबिरिंथाइटिस। ये क्यों कॉज होता है, जब कोई ट्रॉमा हो जाए या इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल या फिर वायरल हो सकता है एडजेसेंट टू हमारे इनर एयर के, लेकिन ये एक्यूटल इन्वेजन के साथ नहीं होगा, यानी इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह तो हो रही है एडजेसेंट इनर एयर में, लेकिन इन्वेड नहीं किया उसको। तो इसमें सीवियर किस्म का याद रखिएगा वर्टाइगो होता है पेशेंट को, और सेंसरी न्यूरल है हियरिंग लॉस होगा।
ठीक है, सीरस लेब्रिंथाइटिस में। पार्शियल या फुल रिकवरी इनर ईयर के फंक्शंस की इसमें पॉसिबल है अगर इसको हम अर्ली ट्रीट कर लेते हैं। थर्ड होती है परविलेंट लेब्रिंथाइटिस, नाम से पता चल रहा है पस प्रोड्यूसिंग है, तो ये भी क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की ही कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें जो है अब इन्वेजन होगी, अक्यूट बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाती है हमारे इनर ईयर की, और साथ में टोटल लॉस हो जाएगा कॉक्लियर का भी और वेस्टिबुलर फंक्शन का। ठीक है, वर्टाइगो इस कंडीशन में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अक्यूट वेस्टिबुलर फेलियर हो जाता है परविलेंट लेब्रिंथाइटिस में, याद रखिएगा। और सीवियर किस्म का नोशा एंड वॉमिटिंग भी होगा पेशेंट को। निस्टैग्मस भी देखा गया है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि जो अफेक्टेड लेब्रिंथ है उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑपोजिट साइड पे निस्टैग्मस होगा परविलेंट लेब्रिंथाइटिस में। फिफ्थ हमारे पास डिजीज़ होती है वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती हैं, क्योंकि वो जाके हमारा जो इनर हेयर है वहाँ पे हेयर सेल्स को जाके डैमेज करती हैं। ठीक है, एनाटॉमी में हमने डिस्कस किए थे कि हेयर सेल्स होते हैं उनको ये ड्रग्स डैमेज करती हैं। कुछ प्राइमरीली हमारे कॉक्लियर को अफेक्ट करेंगी, जबकि बाकी जो है वेस्टिबुलर लेब्रिंथ को भी अफेक्ट करती हैं। तो याद रखिएगा, अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक हैं, पार्टिकुलरली उसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, इन्होंने जो है ज़्यादा शो किया कि ये हमारे हेयर सेल्स को अफेक्ट करेंगी, क्रिस्टा एम्पुलैरिस की हेयर सेल्स को, और कुछ एक्सटेंट तक मैक्यूला के भी। ठीक है, बाकी जो ड्रग्स है वो डिजीनेस करवाती हैं, अनस्टेडीनेस, उनमें आती हैं हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव्स, लेब्रिंथाइन सेडेटिव्स, ईस्ट्रोजन प्रिपरेशंस, डायूरेटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स जिसमें नेलिडिक्सिक एसिड और मेट्रोनिडाजोल आ जाता है, एंटी मलेरियल्स। ठीक है, ये डिजीनेस और अनस्टेडीनेस करवाएंगी। हाउएवर इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है। उसके अलावा है हेड ट्रॉमा। हेड इंजरी जो है ये कंकशन करवा देती है हमारे लेब्रिंथ की, और इस हेड इंजरी से जो है कम्प्लीटली हमारा जो बोनी लेब्रिंथ है वो डिसरप्ट हो सकता है, या इवन हमारी 8th नर्व जो है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है डिसरप्ट हो सकती है, या इवन पेरीलिम्फ फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। सिवियर किस्म का अकॉस्टिक अगर ट्रॉमा हो जाए, जैसे कि एक्सप्लोजन, जब धमाका वगैरह होता है उससे अकॉस्टिक ट्रॉमा होता है, तो ये भी हमारे वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके नतीजे में वर्टाइगो होगा। उसके बाद आता है पेरीलिम्फ फिस्टुला। अब ये कंडीशन है जिसमें हमारा जो पेरीलिम्फ है वो लीक कर जाता है मिडिल ईयर के अंदर किसी उस ओवल या राउंड विंडो के थ्रू। ठीक है, तो अब ये फॉलो कर सकता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेपिडेक्टोमी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर एयर सर्जरी के बाद, जहाँ पे हम स्टेपीज जो है उसमें एक्सीडेंटली डिसलोकेट कर दें अगर, तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके अलावा ये जब सडन प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं हमारे मिडिल ईयर में, जैसे बेयर ट्रोमा या डाइविंग के दौरान फोर्सफुल वेलसेल्वा की वजह से सडनली जो प्रेशर चेंज आएगा उस वजह से भी ये लीकेज हो सकता है, पेरीलिम्फ फिस्टुला हो सकता है। या जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है वेट लिफ्टिंग के दौरान या विगरस कफिंग के दौरान। ठीक है, तो अब पेरीलिम्फ फिस्टुला जो है ये इंटरमिटेंट वर्टाइगो करवाता है। याद रखिएगा, इसमें इंटरमिटेंट वर्टाइगो होगा, फ्लक्चुएटिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, और कभी कभार इसमें टिनाइटिस भी होगा, सेंस ऑफ फुलनेस होती है एयर के अंदर। इसको हम मेनियर डिजीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। उसके अलावा है साइफिलिस। हमारे इनर ईयर की जो साइफिलिस है दोनों एक्वायर्ड भी और कंजेनाइटल कॉज है, तो वो कॉज डिजीनेस कॉज करवाएगी, इन एडिशन टू सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी करवाएगी, उसके साथ साथ डिजीनेस होगी। तो लेट कंजेनाइटल साइफिलिस यूजुअली मैनिफेस्ट करती है 8 से 20 साल की उम्र के दरमियान, और ये मिमिक करेगी मेनियर्स डिजीज़ को। विद एपिसोड्स ऑफ एक्यूट वर्टाइगो होंगे पेशेंट को, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, और साथ में टिनाइटस होगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि मेनियर डिजीज़ है। हैनिबर्ट साइन जो होता है, दैट इज़ के पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट, उसको हम कहते हैं ना हैनिबर्ट साइन, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये भी प्रेजेंट होता है कंजेनाइटल साइफिलिस में। ठीक है, हमें पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट मिलेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट होगी। कंजेनाइटल साइफिलिस में हमें ये हैनिबर्ट साइन मिलेगा। न्यूरोसाइफिलिस जो कि टर्शियरी एक्वायर्ड होती है, इससे सेंट्रल टाइप ऑफ वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन होगा, ये आपने याद रखना है न्यूरोसाइफिलिस से। लास्ट आ जाता है इसमें अकॉस्टिक न्यूरोमा। ये क्लासीफाई हुआ है इन द पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर एज इट अराइजेज फ्रॉम द क्रेनियल नर्व नंबर 8, यानी हमारी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व से ही ये अराइज करता है विद इन द इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस होता है, वहाँ से ये नर्व अराइज करती है, उसी में ये न्यूरोमा होता है, इसीलिए हमने इसको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में रखा है। तो ये सिर्फ अनस्टेडीनेस करवाता है या वैग सेंसेशन ऑफ मोशन करवाएगा। सिवियर जो एपिसोडिक वर्टाइगो है, एपिसोडिक सिवियर किस्म का, ये हमें एंड ऑर्गन डिजीज़ में मिलता है और यूजुअली मिसिंग है इसमें, यानी इस कंडीशन में वो नहीं होता, वो हमें सिवियर एंड ऑर्गन डिजीज़ में मिलता है। बाकी जो ट्यूमर्स होते हैं टेम्पोरल बोन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोमस ट्यूमर, एक्सटर्नल कार्सिनोमा ऑफ द एक्सटर्नल या मिडल ईयर, और सेकेंडरीज जो डिस्ट्रॉय करती हैं लेब्रिंथ को डायरेक्टली, वो वर्टाइगो कॉज करवाएंगी। ठीक है, ये सारी कंडीशन लेब्रिंथ को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करवाती हैं ट्यूमर्स वगैरह, और वर्टाइगो कॉज करवाएंगे।
दैट्स इट, यहाँ पे पेरिफेरल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट था सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। तो सेंट्रल में हमारे पास सबसे पहला है वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशिएंसी। याद रखिएगा वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशिएंसी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ब्रेन का, वहाँ पे पुअर ब्लड सप्लाई हो, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशिएंसी। तो इसके जो कॉमन कॉजेज़ हैं, यानी जो 50 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट होते हैं उनमें वर्टाइगो का कॉमन कॉज यही होता है, ठीक है, सेंट्रल वर्टाइगो का कॉमन कॉज यही है। अब इसमें ट्रांजिएंट क्या होता है, हमने कहा डिक्रीज़ आ जाता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो में। कॉमन इसका कॉज होता है या तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कॉमनली यही कॉज है। इस्कीमिया इस तरह के पेशेंट्स में ऑल्सो परसिपिटेट हो सकती है, जब उनको हाइपोटेंशन हो तो भी ब्लड सप्लाई कम होगी, या नेक की मूवमेंट्स पे जब सर्वाइकल ऑस्टियोफाइट्स प्रेस कर रहे हों वर्टिब्रल आर्टरीज़ के ऊपर ड्यूरिंग द रोटेशन या हेड की एक्सटेंशन के दौरान, इस पर प्रेस करें। वर्टाइगो एब्रप्ट ऑनसेट का होगा, अचानक से होगा, सेवरल मिनट्स तक लास्ट करेगा और नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड होगा। बाकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ड्रॉप अटैक, डिप्लोपिया, हेमिएनोपिया, डिस्फेजिया, हेमीपैरेसिस, ये रिज़ल्ट करते हैं जब इस्कीमिया बाकी एरियाज़ ऑफ ब्रेन को भी अफेक्ट करे, ठीक है, और वो वर्टाइगो को अकम्पनी करे। कुछ पेशेंट सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि उनको इंटरमिटेंट अटैक होते हैं डिजीनेस के या वर्टाइगो के, जब वो लेटरल रोटेशन पे हो, ठीक है, जब वो लेटरली रोटेट करेंगे तो कंप्रेस हो रही है आर्टरी, उस वजह से उनको डिजीनेस या वर्टाइगो होगी, या जब एक्सटेंशन कर रहे हो हेड की। अगला है सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर का कॉज पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम, जिसको हम वेलनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। पाइका भी कहते हैं, पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पाइका। जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है ना, इसकी थ्रोम्बोसिस कट ऑफ कर देगी हमारी ब्लड सप्लाई टू द लेटरल मेडुलरी एरिया को, ठीक है, हमारे लेटरल मेडुलरी एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो इसमें वॉयलेंट किस्म का वर्टाइगो होता है। अलॉन्ग विथ पेशेंट को डिप्लोपिया भी होगा, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, हॉर्नर सिंड्रोम, सेंसरी लॉस हो जाएगा उसी इप्सीलेटरल साइड पे ऑफ द फेस एंड कॉन्ट्रालेटरल साइड, लेकिन बॉडी की, ठीक है, फेस की वही इप्सीलेटरल साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ बॉडी पे सेंसरी लॉस होगा और साथ में अटैक्सिया होगा। तो याद रखिएगा इसमें हॉरिजॉन्टल या फिर रोटेटरी किस्म का निस्टैग्मस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टाइप ऑफ निस्टैग्मस होती है, हॉरिजॉन्टल या रोटेटरी ऑन द साइड ऑफ द लीजन, उसी साइड पे। अगर हम फिगर देखें 7.2, यहाँ पे दिखाया गया है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में, यानी वेलनबर्ग सिंड्रोम में जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, जब इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वर्टाइगो, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड निस्टैग्मस हो रहा है, ठीक है। स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्स जब अफेक्ट होंगे तो पेशेंट को अटैक्सिया होगा। न्यूक्लियस एम्बिगस यानी क्रेनियल नर्व नंबर 10 एंड 9 का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बिगस, इसकी वजह से हॉर्सनेस और डिस्फेजिया होगा। डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक क्योंकि इसमें अफेक्ट हो रहा है तो वो हॉर्नर सिंड्रोम करवाएगा। अनक्रॉस्ड फाइबर्स हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के, ये लॉस ऑफ पेन सेंसेशन करवाते हैं और टेम्परेचर इप्सीलेटरल फेस पे, क्योंकि अनक्रॉस्ड है, ठीक है। और इसी तरह जो डिसेंडिंग न्यूक्लियस है और क्रेनियल नर्व नंबर 5 का जो ट्रैक है, ये पेन एंड नमनेस करवा देंगे इप्सीलेटरल फेस पे। और इसी तरह जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के क्रॉस्ड फाइबर्स होंगे जो दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन करवाएंगे, टेम्परेचर ऑफ द आर्म, ट्रंक एंड लेग, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरली क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं। तो ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की मैनिफेस्टेशंस है, जिसको हम वाइलेनबर्ग सिंड्रोम भी कह रहे हैं, जो हमारा सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है। अगला है सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर बेसिलर माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन जो है ये एक वास्कुलर सिंड्रोम होता है जो प्रोड्यूस करवाता है रिकरेंट, जिसमें यानी बार बार हेडेक्स होते हैं और उसमें सिम्टम फ्री इंटरवल्स भी होंगे। तो हेडेक ज़्यादातर एक ही साइड का होता है, यूनिलेटरल होता है माइग्रेन में, और थ्रॉबिंग टाइप का होगा। बेसिलर आर्टरी हमारी जो होती है, बेसिलर आर्टरी का माइग्रेन, वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीपिटल हेडेक, याद रखिएगा। विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी करवाता है, डिप्लोपिया और सीवियर किस्म का वर्टाइगो होगा जो एब्रप्टली होगा और 5 to 60 मिनट्स तक लास्ट करेगा। बेसिलर माइग्रेन जो है एडोलेसेंट गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें स्ट्रॉन्ग मेंस्ट्रुअल रिलेशनशिप होता है मेंस्ट्रुएशन के साथ, और इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है, ठीक है, बेसिलर माइग्रेन की। अगला है हमारे पास सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर विच इज़ द सेरिबेलर डिजीज़। सेरिबेलर डिजीज़ में हमारा जो सेरिबेलम होता है ये भी अफेक्ट होता है हेमरेज की वजह से, जैसे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में हेमरेज हो सकती है सेरिबेलम में। इन्फेक्शन हो सकता है जब आर्टीरियल सप्लाई जो है उसकी ओक्लूजन हो जाए। इन्फेक्शन भी हो सकता है ऑटोजेनिक या सेरिबेलर एब्सेस वगैरह, या ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जैसे ग्लायोमा, टेराटोमा या हेमेंजोमा। अक्यूट सेरिबेलर डिजीज़ सीवियर किस्म का वर्टाइगो करवाती है, ठीक है। अक्यूट अगर सेरिबेलर डिजीज़ हो, वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, अटैक्सिया होगा जो ऐसा लगेगा सिमुलेट कराएगा अक्यूट पेरिफेरल लेबिरिंथाइन डिसऑर्डर्स को।
ट्यूमर्स जो है वो हमें पता है स्लो ग्रोइंग होंगे इसमें, और क्लासिकल फीचर्स प्रोड्यूस करते हैं सेरिबेलर डिजीज़ की, यानी कि पेशेंट की इनकोऑर्डिनेशन होगी, पास्ट पॉइंटिंग हो जाएगी, एडाइडोकोकाइनेसिया, ठीक है, जो अल्टरनेटिंग मूवमेंट जो रैपिड होती है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, रीबाउंड फिनोमिना हो जाएगा, और वाइड बेस्ड गेट जिसका वाइड होगा। अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है। ये एक हमें पता है डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जो यंग एडल्ट्स को जो है ज़्यादातर अफेक्ट करती है। इसमें वर्टाइगो भी होता है, डिजीनेस भी कॉमन कंप्लेन होती है। बाकी जो मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं और सिम्टम्स वो है कि इसमें पेशेंट को ब्लरिंग या लॉस ऑफ विजन हो जाता है, डिप्लोपिया की कंप्लेन भी होती है, डिसआर्थरिया, जॉइंट्स पेन, पैरेस्थीसिया और अटेक्सिया। स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस भी इसमें देखा गया है, ठीक है, एक्वायर्ड पेंडुलर निस्टैग्मस, डिसोसिएटेड निस्टैग्मस, वर्टिकल अपबीट निस्टैग्मस, ये सारे इसके डायग्नोसिस के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। नंबर 6 है ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ग्लायोमास और एस्ट्रोसाइटोमास, ये हमने रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में डिस्कस किया है CNS वाले चैप्टर में। तो ये ग्लायोमास और एस्ट्रोसाइटोमास कौन से अराइज कर सकते हैं और मिड ब्रेन से, मेडिलोब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा, एपिडर्मोइड सिस्ट या टेराटोमास, ये हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके फ्लोर से अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ट्यूमर्स न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम करवाएंगे इन एडिशन टू वर्टाइगो एंड डिजीनेस। पोजिशनल वर्टाइगो एंड निस्टैग्मस भी जो है इसमें प्रेजेंटिंग फीचर हो सकता है। याद रखिएगा वर्टाइगो की टाइप पोजिशनल वर्टाइगस एंड निस्टैग्मस। तो इसमें हमने सिटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI करेंगे, बहुत यूज़फुल रहेंगे इसकी डायग्नोसिस के लिए ट्यूमर्स की। उसके बाद है नंबर 7 एपिलेप्सी। वर्टाइगो जो है हो सकता है एज एन ऑरा इन द टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, ठीक है, टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी में ऑरा की फॉर्म में भी वर्टाइगो हो सकता है। तो हिस्ट्री, सीजर की हिस्ट्री या फिर अनकॉन्शियसनेस की जो है उसके बाद पेशेंट को ऑरा होता है और ये हेल्प कर सकता है इसकी डायग्नोसिस में। कभी कभार वर्टाइगो जो है सिर्फ ओनली सिम्टम होता है एपिलेप्सी का, यानी पेशेंट को एपिलेप्सी इसमें उसको वर्टाइगो होगा, जो कि पोज कर सकता है डिफ़िकल्ट डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि पहले पेशेंट को जो है सीजर होगा, हिस्ट्री होगी सीजर की, उसके बाद ऑरा डेवलप होता है, ऑरा के बाद जो है उसको वर्टाइगो होगा। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्टली ऑरा के बगैर वर्टाइगो हो रहा है तो ये डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी भी हमें एबनॉर्मलिटीज शो कर सकता है ड्यूरिंग द अटैक। लास्ट है सर्वाइकल वर्टाइगो। वर्टाइगो जो है जब हमारी नेक जो है इसकी इंजरीज हो जाए उसके बाद भी हो सकता है वर्टाइगो 7 to 10 days आफ्टर द एक्सीडेंट। ये यूजुअली प्रोवोक होता है विद द मूवमेंट ऑफ द नेक टू द साइड ऑफ इंजरी, यानी जिस साइड पे इंजरी हुई इस साइड पे अगर नेक को मूव करेंगे तो अटैक जो है ज़्यादा प्रोवोक होगा वर्टाइगो का। एग्जामिनेशन पे हमें नेक की टेंडरनेस मिलेगी, सर्वाइकल जो मसल्स हैं उनका स्पाज्म और नेक के मूवमेंट्स की भी लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है, नेक की जो मूवमेंट्स है उसकी भी लिमिटेशन होगी। एक्सरे जब हम करवाएंगे तो उसमें हमें सर्वाइकल लॉर्डर्सिस जो है वो लॉस मिलेगा, उसका जो सर्वाइकल कर्व होता है नॉर्मली उसका लॉस हो जाएगा। एग्जैक्ट जो इसका मैकेनिज्म है सर्वाइकल वर्टाइगो का कि क्यों हो रहा है वो अभी तक अननोन है। ये हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रो बेसिलर जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हुई है इस वजह से हो रहा है, या फिर जो हमारा सिंपैथेटिक वर्टिब्रल प्लेक्सस होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या इवन जो टोनिक नेक फ्लेक्सस होते हैं उनकी अल्टरेशन की वजह से ये सर्वाइकल वर्टाइगो होगा। लास्ट में है अगला टॉपिक अदर कॉजेज़ ऑफ वर्टाइगो, उसमें ऑक्यूलर वर्टाइगो, साइकोजेनिक वर्टाइगो आ जाता है। ऑक्यूलर वर्टाइगो नॉर्मली जो हमारा बॉडी का बैलेंस है ये मेंटेन होता है इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होती है हमारी आइज़ से, लेबिरिंथ और हमारा जो सोमेटोसेंसरी सिस्टम है। तो अगर मिसमैच इन्फॉर्मेशन है किसी भी इस तरह के ऑर्गन से वो वर्टाइगो कॉज करवा देगी, एंड इन दिस केस फ्रॉम द आइज़, ठीक है, इस केस में आइज़ की वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसमैच इन्फॉर्मेशन वर्टाइगो कॉज कराएगी। ऑक्यूलर वर्टाइगो याद रखिएगा कि अक्यूट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के पैरासिस की वजह से भी हो सकता है, या फिर हाई एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो अगर किसी को तो उसको ऑक्यूलर वर्टाइगो हो सकता है। दूसरा साइकोजेनिक वर्टाइगो है, इसकी डायग्नोसिस सस्पेक्टेड होती है इन द पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हों इमोशनल टेंशन के साथ या एनजाइटी के साथ। ऑफन बाकी सिम्टम्स जो है न्यूरोसिस के, जैसे कि पल्पिटेशंस, ब्रेथलेसनेस, फटीग, इंसोम्निया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और ट्रेमर्स, ये भी जो है साथ में पेशेंट को प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूरोसिस के बाकी सिम्टम साइकोजेनिक वर्टाइगो के साथ होंगे। तो वर्टाइगो के जो सिम्टम्स हैं ये ऑफन वैग होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग या स्विमिंग सेंसेशन की तरह होंगे, या उनका जो है लाइट हेडेडनेस की फीलिंग होगी। कोई भी इसमें याद रखिएगा निस्टैग्मस नहीं होगा, ना ही इसको हियरिंग लॉस होगा। कैलोरिक टेस्ट जब हम करेंगे तो हमें एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। सारे हमने वेस्टिबुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स डिस्कस किए।
नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिजीज़ ऑफ द एक्सटर्नल ईयर।